राजकुमार और राजकुमारी की काम वासना। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे राजकुमार ने राजकुमारी की आग बुझाई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राज्य के हृदय में बसा सूर्यगढ़ अपने अद्भुत वैभव और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। विशाल महल, ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श और झीलों से घिरा यह किला अपने सौंदर्य से सबको मोहित कर देता था। इसी महल में निवास करते थे राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी। सौम्य वीरेंद्र शौर्य और पराक्रम में अद्वितीय थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, जो प्रेम और वासना के रूप में उनके समक्ष आने वाली थी। दूसरी ओर सौम्या अपार सौंदर्य की मल्लिका थी। उनकी आंखें चंद्रमा की चांदनी सी चमकती थीं और उनकी देह से मादक सुगंध हमेशा उठती रहती थी। राजमहल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया था। सूर्यगढ़ के सबसे सुंदर उपवन में रंग बिरंगे रेशमी पर्दों से सजी वेदिकाएं बनाई गई थीं। फूलों की महक से वातावरण मदहोश करने वाला था। महल के प्रत्येक कोने में दीप जलाए गए थे। यह उत्सव विशेष रूप से वीरेंद्र के सम्मान में था, क्योंकि वह एक और युद्ध जीतकर लौटे थे। सौम्या भी इस उत्सव में उपस्थित थी। उसने गहरे लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी, जो उसकी सुडौल देह को और आकर्षक बना रही थी। उसके कमल जैसे अधरों पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चंचलता थी। वीरेंद्र ने जब पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखें बस उसी पर ठहर गईं। वीरेंद्र धीरे धीरे सौम्या की ओर बढ़े। राजकुमारी, आज आपका सौंदर्य इस उत्सव से अधिक आलोकित है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या ने शरारत भरी नजरों से उन्हें देखा। राजकुमार, क्या यह सौंदर्य केवल आज दिखा या पहले भी आपने कभी देखा? वीरेंद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पहले भी देखा था, लेकिन आज पहली बार इसे महसूस कर रहा हूँ। रात गहरी हो चली थी, लेकिन उत्सव की मादकता अभी भी महल में छाई हुई थी। वीणा और मृदंग की ध्वनि अब मंद हो चुकी थी, लेकिन सुरा के प्याले अब भी छलक रहे थे। सौम्या धीरे धीरे महल के सबसे गुप्त उपवन की ओर बढ़ रही थी, जहाँ चांदनी हर फूल पर मोती सी चमक रही थी। वीरेंद्र पहले से वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सौम्या पहुंची तो उन्होंने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। सौम्या ने अपनी सांसों को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना जाग रही थी। वीरेंद्र ने धीरे से कहा, राजकुमारी, क्या तुम्हें भी यह एहसास होता है कि यह रात कुछ अलग है? सौम्या ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। हाँ राजकुमार, यह रात आम रातों से बहुत अलग लग रही है। वीरेंद्र ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा, जिससे वह हल्का सा कांप गई। वह उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगे। चांदनी की रोशनी में उनकी परछाइयां एक दूसरे में घुलने लगीं। वीरेंद्र ने सौम्या के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और हल्के से उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। सौम्या की देह में एक मीठी सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें गहरी होने लगीं और उसके होठों से हल्की सिसकारी निकल गई। राजकुमार, सौम्या ने धीरे से कहा, लेकिन वीरेंद्र ने उसकी बात अधूरी छोड़ दी और उसके अधरों को अपने होठों से ढक दिया। यह चुंबन धीमा और गहरा था, जैसे वे एक दूसरे की आत्मा में उतर रहे हों। सौम्या की उंगलियां वीरेंद्र की चौड़ी छाती पर घूमने लगीं और वीरेंद्र के हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ पर फिसलते हुए उसकी नंगी कमर को छूने लगे। उनकी देहें इतनी करीब आ चुकी थीं कि दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। धीरे धीरे दोनों के बीच की सीमाएं समाप्त होने लगीं। सौम्या का दुपट्टा उसके कंधों से फिसलकर नीचे गिर चुका था। वीरेंद्र की उंगलियां अब उसकी रीढ़ पर हल्के हल्के स्पर्श कर रही थीं, जिससे सौम्या का रोम रोम सिहर उठा। राजकुमार, यह सब सही है ना? सौम्या ने कंपकंपाते स्वर में पूछा। वीरेंद्र ने सौम्या के कान के पास फुसफुसाया, यह सही और गलत से परे है, यह बस हमारा है। सौम्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। चांदनी की हल्की रोशनी में वीरेंद्र की आंखें गहरी और रहस्यमय लग रही थीं। सौम्या की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे अपनी पलकें बंद कर लीं और खुद को वीरेंद्र के करीब जाने से नहीं रोक पाई। वीरेंद्र ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ, जैसे वह उसकी त्वचा की हर गर्मी को महसूस कर रहे हों। सौम्या की आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन उसके होठों पर एक अनजानी प्यास थी। वीरेंद्र ने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। सौम्या के होठ हल्के से कांपे, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। हवा में रातरानी की सुगंध घुली हुई थी।
दूर कहीं से बांसुरी की धीमी धीमी ध्वनि आ रही थी, जो इस रात को और भी मादक बना रही थी। सौम्या ने अपनी लंबी घुंघराली पलकें उठाई और वीरेंद्र की आंखों में देखा। यह पल, यह सब, यह कहीं कोई सपना तो नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ उसके गालों पर उंगलियां फिराईं। अगर यह सपना है तो मैं चाहता हूं कि यह कभी न टूटे। सौम्या के होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। अगर यह सपना है तो हमें इसे और भी खूबसूरत बनाना चाहिए। वीरेंद्र ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने होठ उसके कानों के पास ले जाकर फुसफुसाए, तो इस सपने को और गहरा करने दो। सौम्या के बदन में बिजली सी दौड़ गई। वीरेंद्र की गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं और उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी पीठ पर फिसल रही थीं। वीरेंद्र ने सौम्या का हाथ थामकर उसे महल के एक गुप्त कक्ष की ओर ले जाना चाहा, लेकिन सौम्या वहीं ठिठक गई। यहीं यहीं रुकिए, उसने धीरे से कहा। वीरेंद्र ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। यह चांदनी, यह बाग, यह वह, सब साक्षी बने इस रात के, सौम्या ने आंखें मूंदते हुए कहा। वीरेंद्र ने उसके शब्दों को मान दिया। उसने सौम्या के बालों को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे सुलझाना शुरू किया। चांदनी में उसके बाल काले रेशम की तरह चमक रहे थे। सौम्या ने भी अपना हाथ वीरेंद्र के सीने पर रखा और धीरे धीरे उनके वस्त्रों की परतें हटने लगीं। वीरेंद्र की मजबूत भुजाओं ने सौम्या को अपनी बाहों में समेट लिया। रात और गहरी होती जा रही थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छुप गया था, जैसे यह मिलन केवल इन दोनों के लिए ही हुआ हो। हवा की ठंडक अब शरीर की गर्मी के आगे फीकी पड़ गई थी, लेकिन तभी महल के गलियारों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सौम्या ने जल्दी से वीरेंद्र की बाहों से खुद को छुड़ाया और अपने वस्त्र ठीक करने लगी। वीरेंद्र ने भी तुरंत सतर्क होकर इधर उधर देखा। कौन हो सकता है? सौम्या ने चिंतित स्वर में पूछा। कोई सेवक होगा जो रात्रि प्रहरी की तरह गश्त कर रहा होगा, वीरेंद्र ने अनुमान लगाया, लेकिन आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हमें यहां से चलना चाहिए, सौम्या ने कहा। वीरेंद्र ने उसका हाथ थामा और दोनों जल्दी से पास की छायादार झाड़ियों के पीछे छिप गए। कुछ ही क्षणों में एक छाया उनके सामने से गुजरी। वह एक सेवक था, लेकिन उसकी चाल में अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे किसी से बचना चाहता हो। यह कौन है और इस तरह क्यों चल रहा है? वीरेंद्र ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब तो जरूर है। सौम्या ने भी आशंका जताई। वे दोनों वहीं रुके रहे जब तक कि वह सेवक वहां से चला नहीं गया। हमें महल में वापस जाना चाहिए, सौम्या ने कहा। वीरेंद्र ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। आखिर वह सेवक इस तरह क्यों भाग रहा था? अगली सुबह महल में एक सनसनी फैल गई। राजा के निजी कक्ष से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गया था। वीरेंद्र को तुरंत दरबार में बुलाया गया। राजकुमार, क्या आपने कल रात महल में कुछ अजीब देखा? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। वीरेंद्र ने एक पल के लिए सौम्या की ओर देखा। मैंने एक सेवक को संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा था, वीरेंद्र ने उत्तर दिया। राजा की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। वह दस्तावेज राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। हमें जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उठ चुका था। क्या वह सेवक जो कल रात दिखा था इसी चोरी में शामिल था? वीरेंद्र और सौम्या के बीच जो वासना की अग्नि जल चुकी थी, वह अब भी धीमी आंच में सुलग रही थी, लेकिन अब उनके सामने एक नया संकट खड़ा हो गया था। वीरेंद्र को उस सेवक की पहचान करनी थी और सौम्या को अपने हृदय की इच्छाओं को नियंत्रित करना था। लेकिन क्या वे इस राजनीतिक साजिश के बीच अपने प्रेम को बचा पाएंगे? क्या वीरेंद्र उस चोर का पता लगा सकेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह चोर महल के किसी अपने ने ही भेजा था? महल में फैली हलचल के बावजूद वीरेंद्र और सौम्या के बीच की वासना की अग्नि ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन अब यह केवल देह की प्यास नहीं थी, बल्कि कुछ और गहरा था। सौम्या के हृदय में प्रेम का अंकुर फूट चुका था और वीरेंद्र के मन में उसकी सुरक्षा का भय भी। महल में हुई चोरी ने राजा को चिंतित कर दिया था। सुबह की सभा में उन्होंने अपने विशेष सुरक्षा प्रमुखों को बुलाकर जांच के आदेश दिए थे, लेकिन वीरेंद्र को किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं था। उसे बस एक ही चेहरा याद आ रहा था, वह संदिग्ध सेवक जो रात में किसी से बचता हुआ भाग रहा था। वीरेंद्र ने अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिक को बुलाया। कालिदास, क्या महल के सभी सेवकों की उपस्थिति जांची गई? वीरेंद्र ने पूछा। हाँ राजकुमार, लेकिन एक सेवक लापता है, राघव। वीरेंद्र के कान खड़े हो गए। क्या वह वही सेवक है जिसे मैंने रात में देखा था?
संभवतः राजकुमार। कुछ लोगों ने उसे पिछले कुछ दिनों से बेचैन और घबराया हुआ देखा था। वीरेंद्र को पूरा यकीन हो गया कि चोरी और राघव का रहस्यमयी व्यवहार आपस में जुड़े थे। दूसरी ओर सौम्या के मन में अजीब सा भय समा गया था। पिछली रात के सुखद क्षणों के बाद भी उसे कुछ अशुभ होने की आशंका थी। जब वह अपने कक्ष में अकेली थी, तब एक दासी ने आकर धीरे से कहा, राजकुमारी, मैंने कुछ महत्वपूर्ण देखा है। क्या? सौम्या चौंक गई। मैंने राघव को पिछली रात महल के पश्चिमी द्वार से किसी अजनबी के साथ जाते हुए देखा था। कौन था वह? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी चाल किसी सेनापति जैसी थी। सौम्या का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह महल के किसी करीबी का षड्यंत्र था? वीरेंद्र ने तुरंत पश्चिमी द्वार की जांच करने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे जमीन पर एक मोहर मिली, जो केवल महल के उच्च पदस्थ व्यक्तियों को दी जाती थी। यह तो सेनापति विक्रम की मोहर है। वीरेंद्र को झटका लगा। विक्रम, जो राजा का सबसे प्रिय सेनापति था, क्या वही इस साजिश में शामिल था? वीरेंद्र बिना देर किए विक्रम के कक्ष की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो विक्रम अपने कक्ष में अकेला बैठा था। वीरेंद्र, इस समय? विक्रम ने चौंकते हुए पूछा। सच जानने आया हूं विक्रम। वीरेंद्र ने उसकी मोहर आगे बढ़ाई। यह पश्चिमी द्वार के पास गिरी मिली। क्या यह तुम्हारी नहीं? विक्रम के चेहरे पर हल्की घबराहट आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हाँ, यह मेरी है, लेकिन इसका चोरी से क्या लेना देना? राघव को पिछली रात महल छोड़ते देखा गया था और उसके साथ कोई सेनापति जैसी चाल वाला व्यक्ति था, और अब यह मोहर वहां पाई गई। विक्रम कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, राजकुमार, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना उतना आसान नहीं होता। तो सच क्या है? वीरेंद्र ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखते हुए कहा। विक्रम ने गहरी सांस ली। राघव मेरी योजना का हिस्सा था, लेकिन वह चोर नहीं है। वीरेंद्र ने हैरानी से विक्रम की ओर देखा। तो फिर असली चोर कौन है? राजमहल के भीतर का ही कोई व्यक्ति, जिसे यह राज्य पसंद नहीं। वीरेंद्र के चेहरे पर क्रोध स्पष्ट था। कौन है वह? विक्रम ने आंखें झुका ली। राजकुमारी सौम्या का सगा चाचा, राजगुरु आदित्य। वीरेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। राजगुरु आदित्य? वे तो राजा के सबसे पुराने सलाहकार हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने यह चोरी इसलिए करवाई ताकि राज्य की महत्वपूर्ण जानकारियां पड़ोसी राज्य को बेची जा सके। वे हमेशा से इस राज्य को कमजोर करना चाहते थे, क्योंकि वे स्वयं राजा बनना चाहते थे। उसी समय सौम्या को अपने महल में बुलाया गया। वहां आदित्य पहले से उसका इंतजार कर रहा था। प्रिय भतीजी, तुम्हें यह जानना होगा कि यह राज्य अब सुरक्षित नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सौम्या ने संदेह से पूछा। आपका मतलब क्या है चाचा? राजा अब बूढ़े हो गए हैं और वीरेंद्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें और मुझे मिलकर इस राज्य की रक्षा करनी होगी। लेकिन सौम्या को अब सच्चाई का आभास हो चुका था। आप झूठ बोल रहे हैं चाचा। यह राज्य आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपकी महत्वाकांक्षा ही असली कारण है। आदित्य के चेहरे पर क्रोध उमड़ पड़ा। तुम बहुत चतुर हो गई हो सौम्या, लेकिन अब देर हो चुकी है। ठीक उसी क्षण वीरेंद्र वहां पहुंचा। उसके साथ विक्रम और कई सैनिक भी थे। राजगुरु आदित्य, आपका खेल खत्म हुआ, वीरेंद्र ने गरजते हुए कहा। आदित्य ने एक तलवार निकाल ली, लेकिन वीरेंद्र पहले ही आगे बढ़ चुका था। दोनों के बीच तीव्र युद्ध हुआ, लेकिन अंत में वीरेंद्र की तलवार आदित्य के सीने के पार चली गई। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। यह कहकर उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। अब राज्य सुरक्षित था। राजा ने वीरेंद्र की बहादुरी के लिए उसे राज्य का सेनापति बना दिया। विक्रम को राजगुरु की जगह नया सलाहकार नियुक्त किया गया, और सौम्या, वह अब भी महल की सबसे सुंदर और रहस्यमयी राजकुमारी थी। लेकिन उसके हृदय में अब केवल वीरेंद्र के लिए प्रेम था। एक रात, वही चांदनी, वही उपवन। सौम्या ने वीरेंद्र की आंखों में देखा और कहा, अब कोई बाधा नहीं। वीरेंद्र मुस्कुराया। हाँ, अब कोई नहीं। और उन्होंने एक दूसरे को अपने आलिंगन में भर लिया। चंद्रमा फिर से बादलों में छिप गया, इस बार एक नए प्रेम की कहानी का गवाह बनकर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।